Hello everyone, welcome to GATE Academy. In the last videos, we have seen about the permeability, factors affecting the permeability and number of gate problems we have solved. From today, we will see how to determine the coefficient of permeability that we can discuss now. तो यहाँ पर हम देखते हैं यदि आप coefficient of permeability निकालना चाहते हैं जिसे हम हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं तो इसके लिए मेरे पास मेनली तीन मेथड्स अवेलेबल है. फर्स्ट इज इनडायरेक्ट मेथड, सेकंड वी हैव फील्ड मेथड एंड मोस्ट पॉपुलर वी हैव लेबोरेटरी मेथड्स. सो हियर इफ यू सी in this indirect method number of empirical equations we have given by different authors. पहला यदि हम देख सकते हैं तो एलन-हेजन मेथड मीन्स एलन-हेजन इक्वेशन, लॉरेंस इक्वेशन, कॉजी-कॉर्मन इक्वेशन, कंसोलिडेशन इक्वेशन एंड देयर मे बी नंबर ऑफ इक्वेशंस अवेलेबल इन द लिटरेचर. तो यहाँ पर इन इक्वेशंस का यूज करते हुए आप इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज करते हुए कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर ऑफ मेथड्स जो है ये एलन-हेजन, लॉरेंस एंड कॉजी-कॉर्मन इक्वेशन ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जहां पर मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ परमेबिलिटी डिस्कस किया था. बात करते हैं कंसोलिडेशन इक्वेशन की. इसको डिस्कस हम करेंगे जब मैं कंसोलिडेशन चैप्टर डिस्कस करूंगा. यहाँ पे एक नॉर्मल इक्वेशन है हमारे पास, के इज द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, सी वी इज द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, एम वी इज द वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एंड गामा डब्ल्यू इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर. You do not need about this thing, no need to worry. मैं डिस्कस करूंगा जब मैं कंसोलिडेशन पढ़ाऊंगा. सो दिस इज व्हाट वी है इनडायरेक्ट मेथड. सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बात करते हैं फील्ड मेथड की जो आप फील्ड पे कैलकुलेट कर सकते हैं. एक हो सकता है पंपिंग इन मेथड, एक होता है पंपिंग आउट मेथड. तो जब हम वेल हाइड्रोलिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर यदि आप हाइड्रोलॉजी इरिगेशंस के जब भी वीडियोज़ देखते हैं तो आपको ये मेथड्स वहाँ पर डिस्कस की जाएगी. मैं जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में अभी फिलहाल मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस लेक्चर में वो हम बात करेंगे लेबोरेटरी मेथड्स की, जिसमें मेरे पास तीन टेस्ट अवेलेबल है. जिसमें से पहला है कांस्टेंट हेड मेथड, देन वी हैव फॉलिंग हेड मेथड, सम पीपल आल्सो कॉल वेरिएबल हेड, और एक और है कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट. सो ये तीनों मेथड्स इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ. सो बात करते हैं पहला कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट का. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी using constant head permeability test. Constant head permeability test. तो इसमें हमें क्या करना है, इसको समझने की जरूरत है कि ये जो constant head permeability test है ये कौन से टाइप के सॉइल के लिए यूज किया जाता है. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये जो टेस्ट है मेनली आई शुड यूज फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल और कोर्सर सॉइल. कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ये टेस्ट हम यूज कर सकते हैं, जिसमें स्पेशली आई शुड मेंशन द ग्रेवल एंड सैंड्स. तो उसके लिए मुझे यदि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालना है देन आई शुड यूज दिस कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट. किस तरीके से ये यूज करते हैं देखते हैं. पहले हम इसका सेटअप देखते हैं किस तरीके से इसका सेटअप बनाया जाता है. सो सपोज मेरे पास कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है. एक सॉइल सैंपल है मेरे पास, कुछ इस फैशन में मेरे पास एक सॉइल सैंपल है. यह रहा आपका सॉइल सैंपल. अब मैंने क्या किया, इस सॉइल सैंपल में वाटर को फ्लो कराया. किस तरीके से फ्लो कराना है, सपोज इट इज फिल्ड विथ वाटर. यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देयर इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर, कंटिन्यूअस सप्लाई. कंटिन्यूअस सप्लाई क्यों रखना है वो भी मैं बताऊंगा. पहले बात करते हैं यदि कुछ इस टाइप का सेटअप है और यहां से जो भी डिस्चार्ज बाहर निकल रहा है दैट कैन बी मेजर्ड. सपोज कोई डिस्चार्ज क्यू बाहर निकल रहा है तो आप क्या करिए, हाउ टू मेजर दिस क्यू. जो भी वाटर आ रहा है हम क्या करेंगे, किसी भी नोन अमाउंट ऑफ नोन वॉल्यूम ऑफ जार में या बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं वाटर. तो इस पॉट का वॉल्यूम मुझे पता है, कितने टाइम में मैंने कलेक्ट किया. सपोज मैंने 1 मिनट में कलेक्ट किया या 2 मिनट में कलेक्ट किया. सो टाइम इज नोन टू मी, टाइम आई कैन नोट. सो मुझे यहाँ से क्यू मीन्स डिस्चार्ज पता लग जाएगा कि सॉइल के थ्रू
कितना डिस्चार्ज पास हो रहा है, दैट विल बी द वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने कलेक्ट किया और कितने टाइम में कलेक्ट किया, दैट विल बी योर डिस्चार्ज क्यू। अब मैंने क्या किया, इस केस के अंदर यदि मैं निकालना चाहता हूँ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, इन दैट केस मैंने यहाँ पर एक पीजोमीटर इंसर्ट किया, एक पीजोमीटर इंसर्ट किया इस लेवल पर, क्योंकि वाटर फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो मुझे यहाँ पर जो पीजोमीटर मिला है उसका जो हेड मिला है वो इस लेवल पर है। तो यहाँ का जो लेवल होगा वो कुछ इतना है, क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे, सॉइल के जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया है, इंसर्ट किया पीजोमीटर, तो इसका लेवल और इसका लेवल सेम होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पीजोमीटर मैंने इंसर्ट किया है वो सपोज यहाँ कहीं पर किया है। आप चाहे तो सॉइल जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पे भी कर सकते हैं, किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, सॉइल तो हमारे पास यूनिफॉर्म ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं। सो मैंने एक और पीजोमीटर इंसर्ट किया। मैं क्या देखता हूँ, इस बार इसका जो वाटर हेड है वो यहीं तक पहुँच पाता है। दैट मीन्स इतना वाटर की एनर्जी में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। दैट विल बी योर हेड लॉस डेल्टा एच। ये हो गया आपका हेड लॉस डेल्टा एच, या एच भी लिख सकते हैं हम। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ से जैसे मैं वाटर देता हूँ, इनिशियली जब वाटर में एनर्जी इतना था, सपोज आई कैन से हेड H1 था, इसके लिए हेड H2 है, तो दोनों के लिए जो हेड लॉस हो रहा है एंड पर वो डेल्टा H है। ठीक है, तो ये डेल्टा H जो ऑकर हुआ है लॉस, वो वाटर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है सॉइल में, उसमें ही ये डेल्टा H ऑकर हो रहा है। यदि ये पीजोमीटर मैं ये एंड पे शिफ्ट कर दूं, एकदम एंड पे सॉइल के, तो ये लॉस और बढ़ जाएगा, क्योंकि सॉइल को वाटर को और ज़्यादा फ्लो पाथ कवर करना होगा। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये दो पीजोमीटर के बीच की डिस्टेंस में ले रहा हूँ। सो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पीजोमीटर, लेट मी एज्यूम इट इज L. L is not the length of soil sample, it is the length of flow. तो यहाँ पर हेड लॉस भी मुझे पता है, फ्लो पाथ भी मुझे पता है कि वाटर ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, तो लॉस डेल्टा एच हुआ है। तो इन दैट केस आई कैन कैलकुलेट द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विच इज इक्वल टू द हेड लॉस डिवाइडेड बाय फ्लो पाथ, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ. So I can write this is what we have head loss and we have flow path. Length of flow path I should write. So length of flow path. ये दो चीज़ें मुझे पता है, मैंने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैलकुलेट कर दिया, मैंने डिस्चार्ज भी कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि जितना वाटर फ्लो हो रहा था उसका वॉल्यूम मुझे पता था, क्योंकि मैंने किसी टैंक में या किसी भी स्मॉल पॉट में कलेक्ट किया था. वॉल्यूम आई कैन कैलकुलेट, कितने टाइम में कलेक्ट किया दैट ऑल्सो नोन टू मी, आई कैन नोट. सो मुझे डिस्चार्ज भी पता है, डिस्चार्ज पता है, आई पता है, मैं जानता हूँ डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, राइट. एंड ए इंटू वेलोसिटी हमने डार्सिस लॉ देखा था. Darcy's law we can apply here, and according to Darcy's law we can write here in the place of V K into I, correct. So यहाँ पर ये हो गया आपका डिस्चार्ज Q. Q का वैल्यू मैं जानता हूँ, वॉल्यूम कलेक्टेड इन द गिवन टाइम T इक्वल टू एरिया. एरिया जो भी सॉइल सैंपल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये भी जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा सॉइल का, दैट वी कैन टेक हियर, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल सैंपल A. K इज द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो मैं निकालना चाहता हूं यहाँ पर, और I जो है वो है आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डेल्टा H बाई L. यहाँ पर आप देखेंगे इस फॉर्मूले में यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला मिल चुका है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का, विच इज K इक्वल टू V इंटू L डिवाइडेड बाय V इंटू L डिवाइडेड बाय A डेल्टा H इंटू T. तो यहाँ से आपको कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का फॉर्मूला मिल चुका है, ये V इंटू L हो चुका है, A इंटू डेल्टा H इंटू T यहाँ पर लिख दिया है, तो ये मुझे एक फॉर्मूला मिल चुका है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का. इसमें सभी वैल्यूज मुझे पता है, वॉल्यूम पता है, फ्लो पाथ पता है. प्लीज नोट करना, L इज नॉट द लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, इट इज द लेंथ ऑफ फ्लो पाथ. जितना भी डिस्टेंस होगा दो पिजोमीटर के बीच में, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ L.
ओके, सम बुक्स दे मेंशन एल इज द लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, वो उस केस में मेंशन करते हैं जब उन बुक्स के ऑथर ने पीजोमीटर जस्ट एट द एंड ऑफ सॉइल सैंपल इंसर्ट किया हो, ठीक है। सो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए सभी वैल्यूज मुझे पता है, आई कैन कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का यूनिट क्या हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है, मीटर पर डे हो सकता है, या कोई भी यूनिट्स में टाइम और डिस्टेंस के किसी भी यूनिट में हम मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। नाम जो दिया गया था यहाँ पर कांस्टेंट हेड, कांस्टेंट हेड का मतलब ये है कि आपको जो ये हेड है वो क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन से टाइप की सॉइल ली है, कोर्स सॉइल लिया है जिसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं। तो उस केस में मैं जानता हूं कि कोर्स सॉइल जब भी होता है तो उसमें उसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज उसमें से फ्लो कर सकता है। तो जैसे ही आप कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे इसमें से फ्लो हो जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना होगा, हेड को कांस्टेंट रखना है। ये जो हेड है उसको आपको कांस्टेंट रखना है। यदि आप हेड को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, वाटर का कंटिन्यूअस सप्लाई देना होगा। सो दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। सो दिस इज व्हाट वी हैव, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट मेथड टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट मेथड फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। तो इस फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट में एक बात हमें देखना है कि ये कौन से टाइप के सॉइल के लिए जनरली यूज़ करते हैं हम। सो ये जो यूज़ करने वाले हैं वो हम फाइन सॉइल के लिए यूज़ करेंगे। फाइन सॉइल, आई शुड नॉट से इट्स क्ले, बट वी कैन यूज़ दिस टेस्ट फॉर सिल्ट एंड फाइन सैंड्स। इस टाइप के सॉइल्स के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि क्ले के अंदर तो क्या होता है, क्ले की परमेबिलिटी बहुत कम होती है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज फ्लो नहीं हो पाता है, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर फॉर द क्ले, राइट। सो यहाँ पर मैं जो इंटरेस्टेड हूँ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालने के लिए, वो स्पेशली मैं निकालना चाहता हूँ सिल्ट और फाइन सैंड्स के केस में। इससे ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं देन वी शुड गो फॉर कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। अभी मैं बात करते हैं फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट की। इसी को आप वेरिएबल हेड के नाम से भी कह सकते हैं, क्योंकि हेड क्या हो रहा है, थ्रू आउट द टेस्ट द हेड विल चेंज, इट विल वेरी, राइट। सो यहाँ पर आप वेरिएबल हेड के नाम से भी इस टेस्ट को जाना जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर भी एक सेटअप होगा सॉइल सैंपल का। वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपके पास एक सॉइल सैंपल है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता है, ठीक है, और इस नोन क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले सॉइल सैंपल के अंदर आपके पास उसका लेंथ भी आपको पता होगा। सपोज दिस इज योर सॉइल सैंपल, यह है हमारा सॉइल सैंपल। यहाँ पर आपने शायद फिल्टर पेपर रख रखे हैं। फिल्टर पेपर रखने के बाद हमने क्या देखा है, अदरवाइज सॉइल नहीं फ्लो हो जाएगा वाटर के साथ में, तो आप फिल्टर पेपर रख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आपको क्या करना है, एक नोन क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक पाइप इंसर्ट करना है, एक स्मॉल ट्यूब, एक थिन ट्यूब इंसर्ट करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे पता है। इसे हम स्टैंड पाइप भी कहते हैं। सो वी कैन से इट इज स्टैंड पाइप। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका मुझे पता है। सॉइल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस लेवल पर या थ्रू आउट द लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल इट इज प्रिज्मेटिक, वो ए है, कैपिटल ए है, और एल जो है इट इज द लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल। वाटर फ्लो होगा तो वो यहाँ पर हम डिस्चार्ज के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वाटर को स्टोर कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ इस फैशन में जो भी वाटर सॉइल के थ्रू फ्लो होते हुए आ रहा है उसको मैंने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया है। यहाँ पर मैंने देखा जैसे मैं इस ट्यूब के थ्रू वाटर दे रहा हूँ, मैंने देखा किसी टाइम t1 पर मेरे पास जो अवेलेबल हेड है दैट इज h1। लेट मी एज्यूम इट इज h1। ये अवेलेबल हेड डिफरेंस हो चुका है h1 किसी टाइम t1 पर। एक मिनट जैसे ही टेस्ट स्टार्ट किया, हो सकता है मैंने 3 o'clock PM पे स्टार्ट किया हो, सो ये हो सकता है टाइम t1 रहा होगा। अब मैंने देखा कुछ टाइम के बाद ये हेड ड्रॉप होता है और अब इसका हेड यहां पहुंच चुका है वाटर लेवल
आफ्टर सम टाइम, और उसके अंदर जो अवेलेबल हेड है दैट वी हैव सपोज H2। ये टाइम सपोज T2 पर मैंने मेजर किया है, T1 पर H1 है, T2 पर क्या है, H2 है। ये हेड डिफरेंस मुझे अवेलेबल है। स्टैंड पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, सॉइल सैंपल की लेंथ L है, सॉइल सैंपल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। एक बात यहां पर मुझे नोटिस करना चाहिए कि इस ट्यूब में से जितना डिस्चार्ज फ्लो होगा, जितना पानी फ्लो होगा, सेम डिस्चार्ज सॉइल सैंपल से भी फ्लो होगा और वो यहां पर कलेक्ट किया जाएगा। दैट मीन्स इससे जो डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है वो सेम डिस्चार्ज सॉइल से भी फ्लो होगा। तो क्या मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूं क्या, यदि सॉइल से थ्रू डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है तो मैं लिख सकता हूं डिस्चार्ज थ्रू सॉइल सैंपल Q इज इक्वल टू, मैं यहां पर डार्सी इक्वेशन लगा सकता हूं K इंटू I इंटू A। फ्रॉम डार्सीस इक्वेशन V इंटू A होता है, V इज इक्वल टू क्या हो जाता है KI। तो यहां पर मैंने ये लगा दिया सॉइल के अंदर। यहां पर सॉइल के अंदर यदि मैंने ये लगाया है तो मुझे देखना चाहिए कि I जो है वो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या बन जाएगा, हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, क्योंकि यहाँ पर सॉइल जो है वो पूरा लेंथ कवर कर रहा है आपका वाटर, सो फ्लो पाथ इन दिस केस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल। तो इस फैशन में मुझे कुछ इस तरीके से केस मिलता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी हैव हेड H, हेड डिफरेंस इज H डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल L। अब इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका लेना है, सॉइल का, क्योंकि डिस्चार्ज में किस में मेजर कर रहा हूं, सॉइल में। सो ये हो गया सॉइल के अंदर। सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन वी हैव गिवन फॉर सॉइल, सॉइल के थ्रू जितना डिस्चार्ज पास हो रहा है, ये हो गया आपका स्मॉल q। अब मैं देखता हूं ट्यूब से कितना डिस्चार्ज पास हो रहा है, सेम डिस्चार्ज पास होगा ट्यूब से भी, लेकिन उसको हम कुछ दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अच्छा देखिए, T1 टाइम पर हेड था मेरे पास H1, T2 टाइम पर H2, मतलब हेड क्या हो रहा है, ड्रॉप होता चला जा रहा है। हेड यदि ड्रॉप होता चला जा रहा है देन कैन आई से किसी टाइम T पर जो हेड में मान लूं जो ड्रॉप हो रहा है वो डेल्टा H है या DH मैं ले सकता हूं। जो हेड ड्रॉप हो रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो DH है, मुझे मान लेने दीजिए। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इस ट्यूब का DH इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इस ट्यूब का A, और ये कितना हो जाएगा इसका DH, ये तो हो गया इसका उस पर्टिकुलर सेक्शन पर, इस जगह पर ट्यूब का वॉल्यूम। और डिस्चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, कितने टाइम में आपने गिवन वॉल्यूम कलेक्ट किया है वाटर का। तो मैं कह रहा हूं मैंने टाइम T की में इसको कलेक्ट किया है, तो ये मेरे पास मतलब dt टाइम के अंदर DH हेड डिफरेंस मैंने कलेक्ट किया है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज व्हाट वी हैव A इंटू DH बाय dt। इतने टाइम में मैंने ये डिस्चार्ज कलेक्ट किया है। तो सेम डिस्चार्ज ट्यूब से भी फ्लो हो रहा है, सेम डिस्चार्ज सॉइल से भी फ्लो हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने लिखा ये ट्यूब से फ्लो होने वाला डिस्चार्ज है। क्या मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो लेट मी पुट इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। dA dH डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर K इंटू H बाय L इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो A है वो किसका है, ट्यूब का है, कैपिटल A सॉइल का है। यहाँ पर K में यदि मैं निकालना चाहता हूँ उसके पहले मैं क्या लिख सकता हूँ इस फैशन में कि A, यहाँ पर यदि हम देखें तो मैं लिख सकता हूँ DH डिवाइड बाय H, और इधर हम लिख दें K इंटू A डिवाइड बाय L इंटू A इंटू dt। इस फैशन में हम लिख सकते हैं इसको। आगे देखते हैं क्या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। क्या यदि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, मैंने तो क्या लिया था
एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर जो हेड डिफरेंस आ रहा था, हेड ड्रॉप हो रहा था, वो ds था। यदि मैं देखूं कि किसी गिवन टाइम t1 से t2 के बीच में हेड यदि h1 से h2 वेरी हो रहा है, तो फिर हमें इससे क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंटीग्रेट दिस एंड वी कैन इंटीग्रेट दिस टाइम, क्योंकि मैंने देखा है कि t1 पर जो हेड था वो h1 था और t2 पर जो हेड था वो क्या था आपका h2, राइट। लेकिन यहां पर आप देखिए h1 बड़ा है h2 से, तो मुझे क्या करना होगा, आगे माइनस लगाना होगा और यहां पर मैं क्या लिख दूं, h2 टू h1। टाइम पास हो रहा है, t1 पर ज्यादा हेड था, t1 पर ज्यादा हेड था और t2 पर क्या था, कम हेड था। सो h1 टू h2 वी कैन राइट। नाउ हियर आई शुड गिव वन माइनस साइन। वाई? बिकॉज मैंने क्या देखा कि इस जगह पर आपका जैसे जैसे टाइम पास होता चला जा रहा है, हेड क्या होता है, कम होता चला जा रहा है। सो फॉर दैट आई शुड गिव वन माइनस साइन, क्योंकि दो अलग अलग क्वांटिटीज है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, टाइम बढ़ रहा है, हेड कम होता जा रहा है। दैट्स वाई आई शुड गिव माइनस साइन हियर। अब मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट करना चाहा। नाउ आई कैन इंटीग्रेट दिस। मैंने देखा 1/h dh यदि हम देखें तो ये हो जाता है आपका ln h, और लिमिट क्या है इसकी, यहाँ पर माइनस है, h1 टू h2, ठीक। और इक्वल टू यहाँ पर हमने देखा k इंटू a डिवाइड बाय a l इंटू यहाँ पर इसका क्या बनना चाहिए, t2 dt है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, और लिमिट में रख दूं t1 से t2। अब हम देखते हैं यहाँ पर यदि मैं लिमिट रखता हूँ तो ln मुझे मिलता है h2 बाई h1 माइनस साइन के साथ में, इधर हमें मिलता है ka डिवाइड बाय al, और इसे हम दे देते हैं नाम t2 माइनस t1, ठीक है। अब इसे यदि हम सॉल्व करना चाहें तो आप देख सकते हैं ये जो ln है, ln मीन्स लॉग बेस e, नेचुरल लॉगरिथम। अब यदि बेस 10 लगाना चाहता हूं तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, इसको 2.303 लिख देता हूं, और अब लॉग बेस 10 में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया है। माइनस साइन हटाना चाहता हूं तो यहां पर मैं h1 बाई h2 लिख देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस n। यदि माइनस लगा हुआ है तो log n माइनस m हो जाएगा। सो आई कैन राइट हियर इट कैन बी रिटन एज h1 बाई h2 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर यह मेरे पास बच रहा है k इंटू a डिवाइड बाई ए एल, और ये हो गया मेरे पास कैपिटल T। कैपिटल T क्या बता रहा है यहाँ पर, T2 माइनस T1 कितना टाइम लेब्स्ड हुआ, ये इलेप्स्ड टाइम ही आपका कैपिटल T है। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का फॉर्मूला मुझे मिल चुका है, दैट इज 2.303 AL डिवाइड बाय AT इंटू log base 10 H1 by H2. So using this equation we can calculate coefficient of permeability in the falling head permeability test. यहाँ पर there is no continuous supply of water, जैसे कि मैंने constant head permeability test में बताया था कि there was a continuous supply of water, यहाँ पर continuous supply नहीं है, इसलिए नाम दिया गया है falling head। head continuously क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। यहाँ पर इस इक्वेशन का हम यूज़ कर सकते हैं और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के निकाल सकते हैं। सभी चीज़ जो है वो मुझे मालूम है, कैपिटल T कितना टाइम लेब्स्ड हुआ, उसके अंदर T1 पे क्या हेड अवेलेबल है, T2 पे क्या हेड अवेलेबल है, दैट वी कैन पुट हियर एंड वी कैन कैलकुलेट। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँगा। यहाँ पर हम देखते हैं यदि मैं टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, सपोज जो मुझे रीडिंग्स लेना है, वो रीडिंग्स यदि मुझे लेना है T1 पर, T2 पर, T3 पर। फॉर एग्जाम्पल एक रीडिंग लेना था मुझे 3 o'clock PM पर, दूसरा रीडिंग लेना था 3:15 PM पर, एंड नेक्स्ट रीडिंग लेना था ऑफकोर्स 3:30 PM पर। ये रीडिंग्स मुझे लेना था। मैंने क्या किया, यहाँ पर T1 टाइम पर एक रीडिंग ले लिया H1, और जब टाइम T2 का आया, 3:15 का जब टाइम आया, that time suppose I slept and I forgot to take the reading suppose.
सो मुझे इस जगह का कोई रीडिंग नहीं ले पाया, मीन्स इस जगह का रीडिंग मेरे पास क्या है, मिसिंग है. सो दिस रीडिंग इज मिसिंग. अब एक नेक्स्ट रीडिंग मेरे पास, मैंने फिर 330 पर नेक्स्ट रीडिंग ले लिया, दैट इज H3. H2 मेरे पास क्या है, मिसिंग है. आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ H2. मिसिंग वैल्यू H2 मुझे निकालना है. कैसे निकालें? क्या मैं इन दो रीडिंग्स के बीच में ये इक्वेशन लगा दूं? देखते हैं. तो मैंने इन दो के बीच में इक्वेशन लगाया, k इक्वल टू 2.303 AL बाय AT log बेस 10 H1 बाय H2. H2 नहीं पता है मुझे. बात करते हैं ये दो टाइम्स के बीच में, रीडिंग के बीच में इक्वेशन लगाता हूं. k इक्वल टू 2.303 AL डिवाइड बाय AT log बेस 10. अब क्या बनना चाहेगा, H2 डिवाइड बाय H3. इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन बन गई. दोनों ही केस में सॉइल क्या है, सेम है. क्रॉस सेक्शनल ऑफ सॉइल क्या है, सेम है. लेंथ ऑफ सॉइल क्या है, सेम है. फ्लो पाथ क्या है, सेम है. और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब इज ऑल्सो व्हाट, सेम. टाइम लेप्स्ड भी क्या है, 15 मिनट्स है. सो एवरीथिंग इज सेम. सो पहले केस एंड दूसरे केस में कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी क्या होगा, सेम होगा. तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या रख देता हूँ, इक्वल रख देता हूँ. तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिलते हैं. जैसे ही आप इक्वल रखेंगे सब वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ आपके पास बचेगा log बेस 10 H1 बाय H2 इज इक्वल टू बचना चाहिए log बेस 10 H2 बाय H3. log से log भी कैंसिल हो चुका है. अब मेरे पास यहाँ पर रीडिंग्स मिल गई है H2 की, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H1 इंटू H3. सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी मिसिंग रीडिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट विल बी योर प्रोबेबल रीडिंग ड्यूरिंग द टेस्ट एट द टाइम T2. सो इन दिस फैशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ H2 ऑल्सो. ठीक है. सो द नेक्स्ट मेथड टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी वी कैन डिस्कस हियर, एंड दैट इज योर कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट. यहां पर एक बात हमें देखना है कि ये वाला जो टेस्ट है टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कौन सी टाइप की सॉइल में हमें यूज करना है. ये कंडीशन इसका ये है कि सॉइल आपकी क्या होना चाहिए, इट शुड बी पार्शियली सैचुरेटेड. पार्शियली सैचुरेटेड. यदि सॉइल आपकी पार्शियली सैचुरेटेड होगी, इन दैट केस ओनली कैपिलरी एक्शन विल टेक प्लेस. यदि सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है तो उसमें कैपिलरी एक्शन नहीं होगा. इसलिए सॉइल यदि पार्शियली सैचुरेटेड है, इन दैट केस वी कैन अप्लाई योर कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट. इस कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट का जो सेटअप है, उसके अंदर एक ट्यूब होती है हमारे पास. इस ट्यूब का जो लेंथ है दैट इज 35 सेंटीमीटर. सो हमारे पास एक 35 सेंटीमीटर का एक ट्यूब होगा, और इस ट्यूब का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है. So we have one tube which is having the 4 centimeter diameter and 35 centimeter length. ये जो ट्यूब होती है ये एक एंड पर ओपन टू एटमॉस्फेयर होती है. So this tube is open to air, I can write, or open to atmosphere. दूसरा एंड जो होता है इसका, अब इस फैशन में बना सकते हैं इसे हम. दूसरे एंड पर हमारे पास पीजोमीटर इंसर्ट किए जाते हैं. सो सपोज कुछ इस तरीके से ट्यूब है जिसके दूसरे एंड पर मैंने क्या कर रखा है, एक पीजोमीटर इंसर्ट कर रखा है. तो पीजोमीटर इंसर्ट करने पर ऑफकोर्स हमें वाटर में हेड मिलेगा. सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको हेड मिलता है. एंड लेट मी टेल, I have assumed the value of head is, suppose initial head we should consider H01. Initial head H01. In between अभी मैंने एक पीजोमीटर सपोज और इंसर्ट किया है जिसका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा. यहाँ पर सपोज हेड जो है वो कम है. लेट मी कंसिडर द अवेलेबल हेड हियर इज H02. यहाँ पर H01 है, यहाँ पर H02 है. एक ट्यूब है जिसका
डायमीटर जो है वो है मेरे पास 4 सेंटीमीटर एंड जो इसका लेंथ है वो है मेरे पास यहाँ पर 35 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से एंड वन एंड इज ओपन टू एयर है। कुछ इस तरीके का मेरे पास एक सेटअप है। यहाँ पर मैंने क्या रख रखा है, सॉइल रख रखा है जो कि पार्शियली सैचुरेटेड है। इस केस में यहाँ पर कुछ डिस्टेंस आप मार्क कर सकते हैं। सपोज ये x1 है, ये x2 है। मैंने क्या किया, ऑफ कोर्स देयर इज अ हेड डिफरेंस, सो वाटर विल फ्लो। यहाँ पर आपकी सॉइल मौजूद है, वाटर फ्लो कर रहा है। वाटर फ्लो करता है तो मैंने देखा कि यहाँ से वाटर यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट किया। ये सॉइल यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है ट्यूब में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इट टेक्स टाइम t1। देन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इट टेक्स टाइम t2। फाइन, मीन्स टोटल टाइम वी शुड इंक्लूड इट्स फ्रॉम इनिशियल लोकेशन, यहाँ से यहाँ तक कि यह है t1 और उसके बाद इट इज द टाइम दैट वी हैव t2। अब इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला लगाना है दैट वी कैन राइट हियर एंड द फॉर्मूला इज x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइड बाय t2 माइनस t1 इक्वल टू 2k डिवाइड बाय s इंटू ईटा इंटू H01 प्लस HC। तो आपने क्या किया, इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालेंगे। चीज़ों को समझते हैं कि यहाँ पर x2 और x1 क्या है। x2 और x1 जो है आप फिगर में देख सकते हैं, ये लोकेशन मैंने मार्क कर रखी है, रेंडम लोकेशन हो सकती है। x1 को तक पहुँचने में वाटर टेक्स t1 टाइम, x2 तक पहुँचने में वाटर टेक्स t2 टाइम। सो x1 x2 t1 t2 मुझे क्लियर है। k क्या है, k इज द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। s क्या है, इट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जो कि 100% नहीं हो सकती कभी भी इस टेस्ट में। वाई, बिकॉज ये टेस्ट तभी वैलिड है जब आपकी सॉइल फुल्ली पार्शियली सैचुरेटेड हो। फुल्ली सैचुरेटेड होगी तो कैपिलरी एक्शन विल नॉट टेक प्लेस। ईटा इज द पोरोसिटी, H01 इनिशियल हेड जो अवेलेबल है मेरे फिगर में वो है, और HC जो है दैट विल बी योर कैपिलरी हेड। अब मैंने क्या किया, ये तो मैंने बात किया T1 एंड T2 के लिए, डिस्टेंस x1 एंड x2 के लिए। मैंने क्या किया, इसके बाद एक लोकेशन और टारगेट किया एंड दैट लोकेशन आई हैव गिवन द नेम डिस्टेंस x3। तो अब मैंने देखा यहाँ से ये कितना टाइम ले रहा है, इट इज टेकिंग द टाइम फ्रॉम हियर टू हियर t3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जो मैंने इक्वेशन लगाया था वो x1 और x2 के बीच में लगाया था डिस्टेंस तक, अब मैं x3 और x2 के बीच में लगाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, सेम इक्वेशन लिया, अब मैंने लिख दिया x3 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर डिवाइड बाय t3 माइनस t1 सॉरी t2 इज इक्वल टू 2k डिवाइड बाय s ईटा। यहाँ पर अब मैंने क्या किया, यहाँ पर हेड चेंज किया है। हेड चेंज करके मैंने क्या किया था, H02, तो H02 हेड के साथ मैंने लिख दिया है HC, तभी मैंने डिस्टेंस अलग अलग लिया है। सो अलग अलग डिस्टेंस में मार्क कर रहा हूँ और अलग अलग हेड के कारण मैंने टाइम लग रहा है ज़्यादा और डिस्टेंस कवर हो रही है। तो इस सिचुएशन में अब सभी वैल्यूज मुझे पता है एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ k। दोनों ही केस में H1 और H2 है जो मुझे पता है ऑलरेडी, और HC जो है वो कैपिलरी हेड है, जो कि ये जो कैपिलरी हेड है और ये जो कैपिलरी हेड है ये दोनों क्या है, इक्वल है। सो एवरीथिंग इज नोन टू मी। क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस का यूज करते हुए k का वैल्यू निकाल सकता हूँ? सो यूजिंग दिस टू इक्वेशन आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, जिसकी पोरोसिटी भी मुझे पता है एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी मुझे पता है, तो वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। इन बोथ द इक्वेशंस HC इज सेम कांस्टेंट। सो ये था आपका कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट, जिसका यूज हम कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालने में कर सकते हैं ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। सो अभी तक हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि कितनी मेथड्स अवेलेबल है। फील्ड मेथड के बारे में हमने देखा, उसके बाद हमने इनडायरेक्ट मेथड को देखा, और मेनली जो मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में वो डिस्कस किया है लेबोरेटरी मेथड, जिसमें हमने पहली मेथड देखी थी कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर आपको हेड कांस्टेंट रखना था कोर्स सॉइल के लिए। उसके बाद हमने देखा वेरिएबल हेड टेस्ट, और जिसको कहते हैं हम फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर आपको हेड को वेरी कराना है। फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर हेड वेरी करता है, ड्रॉप करता है,
तो उसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकाला। और नेक्स्ट हमने देखा कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर हमने देखा कि इफ़ soil is partially saturated and the degree of saturation in the porosity is suppose known to me, I can use this method and calculate the coefficient of permeability in this test for partially saturated soil. So in this fashion we have calculated the coefficient of permeability in this video. Thank you.